हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में से 7 प्रिंसिपल्स कर लिए थे। नाउ वी विल सी इन दिस क्लास रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो इससे हमारे 14 प्रिंसिपल्स कवर हो जाएंगे, 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आओ लेट्स सी। 8th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपको एक प्रॉपर चैन को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको ट्रांसफर करनी है तो आपको इस चैन को फॉलो करना पड़ेगा। लेट्स सी दिस डायग्राम एंड यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्केलर चैन। जैसा कि इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है, अगर F कोई भी इंफॉर्मेशन A को शेयर करना चाहता है तो उसको प्रॉपर ये चैन को फॉलो करना पड़ेगा। F को अपने बॉस E को बताना पड़ेगा, E अपने बॉस D को बताएगा, D अपने बॉस C को बताएगा और C अपने बॉस B को बताएगा और लास्ट में ये इंफॉर्मेशन B A को बताएगा। तो आपको प्रॉपर एक चैन को फॉलो करना पड़ता है। इस चैन को लाइन ऑफ अथॉरिटी या फिर चैन ऑफ सुपीरियर्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि A के पास सबसे ज्यादा पावर है, B के पास उससे कम पावर है, C के पास उससे कम पावर है, D के पास उससे कम पावर है, E के पास उससे कम पावर है और सबसे कम पावर F के पास है। सो दैट इज वाई इसे लाइन ऑफ अथॉरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि F का बॉस E है, E का बॉस D है, D का बॉस C है, C का बॉस B है और B का बॉस A है। सो दैट इज वाई स्केलर चैन को चैन ऑफ सुपीरियर्स भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको प्रॉपर इस चैन को फॉलो करना पड़ेगा। स्किपिंग अलाउड नहीं होती। आप ऐसा नहीं कर सकते कि F जाके सीधा सारी इंफॉर्मेशन A को बता दे। F को इस चैन को फॉलो करना पड़ेगा और लास्ट में उसकी इंफॉर्मेशन A तक पहुंचेगी। सिमिलरली अगर A ने कोई भी कमांड F को देनी है, कोई भी डायरेक्शन F को देनी है, तो वो क्या करेगा? तो वो भी B को देगा, B C को देगा, C D को देगा, D E को देगा और अल्टीमेटली लास्ट में F तक वो कमांड, वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। लेकिन इस प्रिंसिपल में एक एक्सेप्शन भी है। इन केस ऑफ अर्जेंट इंफॉर्मेशन और एनी इमरजेंसी यू कैन स्किप दिस चैन। आप इस चैन को स्किप कर सकते हो। उसके लिए आपको एक शॉर्टकट दिया गया है और उस शॉर्टकट को उसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। अगर आपके पास कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस केस में आप एक शॉर्टकट को फॉलो कर सकते हैं जिसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो आओ लेट्स सी, रीड करते हैं इसे। स्केलर चैन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी। आप जानते हो प्रॉपर एक चैन है, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है। और चैन ऑफ सुपीरियर्स मैंने बता दिया आपको, ये एक चैन ऑफ सुपीरियर है। F का बॉस E है, E का बॉस D है, D का बॉस C है, C का बॉस B है और B का बॉस A है। तो इसे बोलते हैं क्या? इसे ही बोलते हैं चैन ऑफ सुपीरियर। सबसे ज्यादा अथॉरिटी A के पास है, सबसे कम अथॉरिटी F के पास है। दैट इज वाई इसे बोलते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी। स्केलर चैन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी और चैन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। हाईएस्ट रैंक A का है और लोएस्ट रैंक F का है। फ्योल ने इंसिस्ट किया दैट दिस चैन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। आपको इस चैन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरीवन एवरी की ऑफ दिस चैन। नो स्किपिंग इज अलाउड। स्किपिंग अलाउड नहीं है। आपको सारी इंफॉर्मेशन हर एक बंदे को बतानी पड़ेगी। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होके अल्टीमेट बंदे के पास पहुंचेगी जिस तक आप इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते थे। बट इन केस ऑफ एनी अर्जेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस केस में फ्योल सजेस्टेड ए शॉर्टकट। उसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। जैसे E के पास कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन वो O को बताना चाहता है, उस केस में वो डायरेक्टली O को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता है। इसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। इस शॉर्टकट का नाम क्या होता है? गैंग प्लैंक। दिस लीड्स टू सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को फॉलो किया तो उससे क्या होगा? आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिस्टमैटिकली फ्लो करेगी, वो सिस्टमैटिकली ट्रांसफर होगी। नो कम्युनिकेशन बैरियर और गैप। अगर आप प्रॉपर चैन को फॉलो करोगे तो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन बैरियर या गैप क्रिएट नहीं होगा, कोई भी रुकावट क्रिएट नहीं होगी। बट मे डिले इन एक्शन। लेकिन इसकी एक कमी है। वो कमी क्या है?
आपके एक्शंस में डिले आएगा, बिकॉज आपको सारी इंफॉर्मेशन हर बंदे को बतानी पड़ती है, आपकी इंफॉर्मेशन हर बंदे के पास जाती है और लास्ट में वो इंफॉर्मेशन अल्टीमेट बंदे के पास पहुंचती है, जिससे क्या होता है, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आपके एक्शंस में डिले क्रिएट होता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर आपने इस प्रिंसिपल की बात ना मानी तो क्या होगा? देयर में बी कम्युनिकेशन गैप, आपके कम्युनिकेशन में गैप क्रिएट हो जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन में, आपकी कम्युनिकेशन में रुकावट क्रिएट हो जाएगी। नो क्लियरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन बॉस है, कौन इंप्लॉई है, कौन सुपीरियर है, कौन उसका सबऑर्डिनेट है, क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी बंदे से बात कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन सा बंदा बॉस है, कौन सा बंदा इंप्लॉई है, कौन सा बंदा मैनेजर है, कौन सा बंदा आपका वर्कर है, कौन सा बंदा सुपीरियर है, कौन सा बंदा सबऑर्डिनेट है। इसलिए बोलते हैं स्केलर ऑफ चैन को फॉलो करना चाहिए ताकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन एस्टैब्लिश हो पाए। तो अपना 8th प्रिंसिपल हो गया, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन टू पर्संस। यह प्रिंसिपल आपको बताता है आपको अपने वर्कर्स को, आपको अपने एम्प्लॉयज को एक फेयर वेजेस, एक फेयर सैलरी देनी चाहिए, जिससे वो मोटिवेट होंगे, अपनी 100% एफिशिएंसी से काम करेंगे और कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो दैट इज वाई आपको अपने एम्प्लॉयज को, आपको अपने वर्कर्स को एक अच्छी सैलरी देनी चाहिए, एक डिसेंट सैलरी देनी चाहिए, डिसेंट वेजेस देने चाहिए, ताकि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पाएं। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को अच्छी सैलरी नहीं दोगे, एक फेयर सैलरी नहीं दोगे, तो वो डीमोटिवेट होंगे, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, वो अपना 100% कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका ही नुकसान होगा, आपके कंपनी के जो गोल्स हैं वो टाइमली अचीव नहीं हो पाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन। आपको अपने एम्प्लॉयज को फेयर रेम्यूनरेशन मतलब एक डिसेंट सैलरी पे करनी चाहिए, विच गिव्स देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर आप उनको एक डिसेंट सैलरी दोगे तभी उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दिस विल मोटिवेट एम्प्लॉयज, इससे आपके एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी, और अपनी बेस्ट एबिलिटी से आपके लिए काम करेंगे। द एम्प्लॉयज मस्ट बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज विच वुड गिव एट लीस्ट ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपको अपने एम्प्लॉयज को, आपको अपने वर्कर्स को एक अच्छी खासी सैलरी देनी चाहिए ताकि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर पाए, एक अच्छी खासी जिंदगी जी पाए। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर आपने इस प्रिंसिपल की बात ना मानी तो क्या होगा? इंक्रीज इन एम्प्लॉयज टर्नओवर, आपके एम्प्लॉयज आपकी जॉब छोड़ के चले जाएंगे, आपके एम्प्लॉयज का टर्नओवर रेशो बढ़ जाएगा। इट मींस ज्यादा लोग, ज्यादा एम्प्लॉयज, ज्यादा वर्कर्स जॉब छोड़कर चले जाएंगे, बिकॉज उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। तो उस केस में वो क्या करेंगे? उस केस में वो आपकी जॉब छोड़कर चले जाएंगे। डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली बात है, अगर आप अच्छी सैलरी नहीं दोगे, एक फेयर सैलरी नहीं दोगे, तो आपके एम्प्लॉयज आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे और वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो अपना 9th प्रिंसिपल हो गया, एंड दैट इज रेम्यूनरेशन टू पर्संस। 10th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यह प्रिंसिपल बोलता है आपकी कंपनी में हर एक चीज ऑर्डरली पड़ी होनी चाहिए, हर एक मैनेजर, हर एक एम्प्लॉई अपने प्लेस पे काम करता हुआ होना चाहिए, उसका जो प्लेस है, उसकी जो सीट है, उस पर उसको मिलना चाहिए। अगर मान लो मुझे कोई सामान चाहिए, मुझे मान लो कोई इक्विपमेंट चाहिए, मुझे मान लो कोई टूल चाहिए, अगर मुझे पता है वो कहां पर पड़ा होगा तो उससे क्या होगा, मैं जाऊंगा, अपना सामान उठाऊंगा और काम पे लग जाऊंगा। इससे क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो सामान ऑर्डरली नहीं पड़ा, सामान बिखरा पड़ा है, सामान का कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मैं सामान को ढूंढूंगा, अपना टाइम वेस्ट करूंगा, अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगा। सिमिलर वे में मान लो मुझे किसी मैनेजर से मिलना है, मुझे किसी बॉस से मिलना है, अगर वो अपनी सीट पर नहीं बैठा, अपने ऑफिस में नहीं बैठा, अपने कैबिन में नहीं बैठा, तो उससे क्या होगा? मैं उसको ढूंढूंगा, मैं उसका वेट करूंगा, मैं उसको फाइंड करूंगा। इससे क्या होगा? इससे अल्टीमेटली टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा और कंपनी के जो गोल्स हैं वो टाइमली अचीव नहीं होंगे। सो दैट इज वाई प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर आपको सजेस्ट करता है, वो आपको बताता है
आपको हर एक सामान को अपनी सही जगह पर रखना चाहिए। हर एक बंदे को, हर एक एम्प्लॉय को, मैनेजर को, बॉस को अपने प्लेस पर रहना चाहिए, ताकि जिसको भी आपसे मिलना है उसको पता होना चाहिए आप कहां बैठते हो, आपका प्लेस कौन सा है। आपसे मिलके, आपसे डायरेक्शन लेके, आपसे डिस्कशन करके, आपसे एडवाइस लेके वो अपना काम कर पाए, और जो भी सामान उसको चाहिए उसको इजीली वो सामान अवेलेबल हो जाए। उसको पता होना चाहिए वो सामान कहां पड़ा होता है, वहां से जाके वो सामान उठा लेगा और अपना टाइम वेस्ट होने से बचा लेगा। इससे अल्टीमेटली फायदा कंपनी का ही है, कंपनी के गोल्स टाइमली अचीव हो पाएंगे। एक खास बात और, ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कमांड देना, ऑर्डर का मतलब है सामान को ऑर्डरली अरेंज करना। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड, बट इट मीन्स ए प्लेस फॉर एवरीथिंग, मैन एंड मटेरियल। चाहे कोई मैनेजर है, चाहे कोई बॉस है, चाहे कोई मटेरियल है, कोई इक्विपमेंट है, शुड बी एट देयर राइट प्लेस। जो भी उसका राइट प्लेस है वहां पर उसको मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? सो दैट व्हेन रिक्वायर्ड एनीवन कैन फाइंड इट इजिली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ताकि जब भी किसी पर्सन को कोई सामान की नीड है, किसी मैनेजर से मिलना है, तो वो अपना टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करे। दिस विल लीड्स टू सेव टाइम इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल। इससे क्या होगा? अगर आप सब कुछ ऑर्डरली अरेंज कर लोगे, अगर हर सामान अपने प्रॉपर प्लेस पर होगा, तो उससे क्या होगा? टाइम सेव होगा इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल एंड स्मूथ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी संस्था में, आपकी कंपनी में काम बड़ा स्मूथली होगा। अगर आपने इस प्रिंसिपल की बात ना मानी तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। हम जानते हैं अगर सामान सिस्टम से नहीं पड़ा, अगर सामान ऑर्डरली नहीं पड़ा, तो उससे क्या होगा? टाइम भी वेस्ट होगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी। नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। अगर कोई मैनेजर, अगर कोई बॉस अपनी सीट पर नहीं बैठा, जिस टाइम मुझे जरूरत थी उससे कोई बात करने की, कोई सजेशन लेने की या कोई आइडिया शेयर करने की, अगर मुझे वो बंदा उस टाइम ना मिला, तो उससे क्या होगा? सही टाइम पर मैं सही इंफॉर्मेशन उसको बता नहीं पाऊंगा, ना ही उससे ढंग से कांटेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि वो बंदा मुझे मिला ही नहीं। सही समय पर आप अपनी इंफॉर्मेशन बता नहीं पाओगे, सही समय पर आप अपनी बात ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो 10th प्रिंसिपल हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। 11th प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहला कदम उठाना। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो, अगर आपके मन में डाउट है, जब तक वो काम आप करोगे नहीं तब तक आपको उसमें डर लगता रहेगा, तब तक वो काम आप नहीं कर पाओगे। आपको खुद को वो काम करने के लिए पहला कदम उठाना पड़ेगा। अपने आप को मोटिवेट करके, अपने ऊपर विश्वास करके आपको वो काम स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज इनिशिएटिव। पहला कदम उठाओ, डर के आगे जीत है। इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। पहला कदम उठाना विद सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करके, अपने ऊपर विश्वास रख के जब तुम कोई काम स्टार्ट करते हो तो उसे बोलते हैं इनिशिएटिव लेना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यह प्रिंसिपल आपको सजेस्ट करता है कंपनी के अंदर जो भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उनको आपको मौका देना चाहिए, उनको अपनी बात रखने का, उनको सजेशन देने का मौका देना चाहिए। अगर आप ऐसा उनको मौका दोगे, उनको अगर आप अपॉर्चुनिटी दोगे, तो उससे क्या होगा? वो भी इनिशिएट करेंगे, वो भी आपके पास आके कुछ ना कुछ बढ़िया आइडिया, कुछ ना कुछ आपको सजेशन देके जा सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके पास अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे और हो सकता है उनमें से कोई आइडिया आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। फ्योल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। आपको अपने एम्प्लॉइज को मौका देना चाहिए टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए प्लान। आपको अपने एम्प्लॉइज को मौका देना चाहिए वो भी प्लान को बनाने में और उनको इंप्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। दिस विल मोटिवेट एम्प्लॉइज। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को चांस दोगे, अगर आप अपने एम्प्लॉइज से सजेशंस लोगे, तो इससे क्या होगा? तो इससे वो मोटिवेट होंगे। सो मैनेजर्स मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉइज बिफोर फ्रेमिंग द प्लान। आप जब भी अपनी कंपनी के लिए कोई भी प्लान बनाते हो तो उससे पहले आपको अपने एम्प्लॉइज को मौका देना चाहिए, वो भी अपने सजेशंस, वो भी अपने आइडियाज आपको दें। हो सकता है उनमें से कोई आइडिया, कोई सजेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो।
दिस वुड क्रिएट ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अचीव्ड ऑन टाइम। अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटी दी टू टेक सम इनिशिएटिव, तो उससे क्या होगा, तो उससे एम्प्लॉइज के अंदर एक अपनेपन की फीलिंग क्रिएट होगी, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट होगी। एम्प्लॉइज को लगेगा ये कंपनी हमारी भी है, कंपनी में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, कंपनी में हमारी भी वैल्यू है, और आपके जो गोल्स हैं वो टाइमली अचीव हो जाएंगे। अगर आपने इस प्रिंसिपल की बात ना मानी तो क्या होगा, डीमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉइज। आपके एम्प्लॉइज डीमोटिवेट रहेंगे, वो सोचेंगे हमारे से कोई पूछता नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करता, हमारे कोई सजेशन को लेता नहीं है, हमसे कोई एडवाइस लेता नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉइज डीमोटिवेट होंगे। एम्प्लॉइज विल नॉट वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी। एम्प्लॉइज अपनी 100% एफिशिएंसी से, अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज आपने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी कुछ करने के लिए, कुछ सजेशन देने के लिए, कोई आइडिया देने के लिए। तो उससे उनके अंदर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट नहीं होगी और वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कंपनी अपनी महसूस ही नहीं होती, उनको लगता ही नहीं है भी वो कंपनी हमारी है। जब किसी इंसान को अपनापन फील नहीं होता, तब उस केस में वो अच्छे से काम नहीं करता, तब उस केस में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। तो अपना 11th प्रिंसिपल हो गया, एंड दैट इज इनिशिएटिव। 12th प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आपको सजेस्ट करता है, आपके पास कोई भी इंप्लॉय काम कर रहा है, कोई नया इंप्लॉय आपके पास ज्वाइन किया है, तो आप उस इंप्लॉय को एक डिसेंट टाइम दो ताकि वो सेटल हो पाए आपकी कंपनी के अंदर। अगर आपने अपने इंप्लॉइज के अंदर एक फियर का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है कि अगर आपने अच्छे से काम ना किया तो आपका ट्रांसफर कर देंगे, आपको जॉब से टर्मिनेट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपका एम्प्लॉई अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उसको हमेशा ये टेंशन रहेगी भी उसकी जॉब जाने वाली है, उसकी जॉब सेफ नहीं है, उसकी जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। सो दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आपको बोलता है आपको अपने एम्प्लॉइज को एक स्टेबल माहौल देना चाहिए, आपको अपने एम्प्लॉइज को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे वो आराम से काम कर पाए और अपना 100% कंट्रीब्यूट कर पाए। आप खुद सोच के देखो, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को ये बोल रखा है तेरी जॉब जाएगी, तेरे को हम हटा देंगे, तू ढंग से काम नहीं कर रहा, तेरी जॉब चली जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे उसको प्रेशर फील होगा, वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, वो हमेशा टेंशन में रहेगा कि मेरी जॉब जा सकती है, मेरी जॉब जाने वाली है। इससे वो अपना 100% कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। और अगर आपने एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया तो इस केस में ज्यादा नुकसान कंपनी का है। क्यों? क्योंकि जब एक नया एम्प्लॉय आपके पास आया था एज ए फ्रेशर, आपने उसको प्रॉपर काम सिखाया, आपने उसको ट्रेन किया, आपने उसको ट्रेनिंग दी, आपने उसके ऊपर अपना टाइम लगाया, आपने अपने कंपनी का पैसा इन्वेस्ट किया, और बाद में जब वो काम सीख गया तो आपने उसको जॉब से निकाल दिया। तो इससे क्या होगा, इससे नुकसान आपको होगा, क्योंकि वो ट्रेंड पर्सन है, उसको तो जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन आपको ट्रेंड बंदा वापस से नहीं मिलेगा, आपको कोई नया बंदा लाना पड़ेगा, आपको उसको वापस से काम सिखाना पड़ेगा, आपको अपना टाइम और अपना पैसा वापस से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई ये बोला जाता है आपको अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छा खासा डिसेंट टाइम देना चाहिए ताकि वो आपकी कंपनी में सेटल हो पाए और अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी से आपके लिए काम कर पाए, अपना 100% कंपनी को दे पाए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉइज। आपको अपने एम्प्लॉइज के बीच में जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन शुड टेक प्लेस। ना ही जल्दी से आपने किसी का ट्रांसफर करना है और ना ही जल्दी से आपने किसी को जॉब से टर्मिनेट करना है, फायर करना है। कंपनी स्पेंड टू मच ऑन ए न्यू एम्प्लॉय बाय प्रोवाइड देम ट्रेनिंग। इफ दे लीव द जॉब आफ्टर ट्रेनिंग इट वुड बी ए लॉस फॉर कंपनी। तो वही इंपॉर्टेंट बात आ गई, कंपनी एक नए एम्प्लॉय के ऊपर काफी सारा टाइम और पैसा इन्वेस्ट करती है, उसको काम सिखाती है, उसको ट्रेनिंग देती है। इफ दे लीव द जॉब आफ्टर ट्रेनिंग, अगर काम सीखने के बाद वो जॉब छोड़ के चला जाता है या आप उसको जॉब से निकाल देते हो, इट वुड बी ए लॉस फॉर कंपनी। इससे कंपनी का लॉस होगा, ना कि उस एम्प्लॉय का लॉस होगा, बिकॉज वो एक ट्रेंड बंदा है, उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, लेकिन कंपनी को वापस से वैसा ट्रेंड पर्सन नहीं मिलेगा जल्दी से।
ऑर्गेनाइजेशन शुड गिव प्रॉपर टाइम टू सेटल द एम्प्लॉइज। कंपनी को एक अच्छा खासा डिसेंट टाइम देना चाहिए ताकि उनके एम्प्लॉइज अच्छे से सेट हो पाए कंपनी के एनवायरमेंट में। अगर आपने इस प्रिंसिपल की बात ना मानी तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब। आपने काम सिखाया, आपने ट्रेनिंग दी, अगर वो बंदा जॉब छोड़ के चला गया तो आपके जो भी रिसोर्सेज थे, आपका जो पैसा लगाया, आपका जो टाइम लगाया, वो सब टाइम और पैसा वेस्ट हो गया। फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे और वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे आपसे, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा तलवार लटक रही है जॉब जाने की। जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं है। डिफिकल्ट टू फाइंड न्यू एम्प्लॉइज, आज के टाइम में अच्छे एम्प्लॉइज को ढूंढना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो अपना 12th प्रिंसिपल हो गया एंड दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। 13th प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स, इसका मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है। अगर कंपनी के सभी मेंबर्स मिलकर काम करेंगे तभी कंपनी के गोल्स टाइमली और विद इन कॉस्ट अचीव हो पाएंगे। अगर मैनेजर बोलेगा, अगर बॉस बोलेगा मैं अकेला कर लूंगा, तो ये काम पॉसिबल नहीं है। अकेला इंसान सारे काम नहीं कर सकता, अकेला इंसान एक कंपनी के गोल्स को अचीव नहीं कर सकता। ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई, मैनेजर को आई को रिप्लेस करना चाहिए वी से। मैं अकेला नहीं कर सकता, हम सब मिलकर करेंगे, इसे बोलते हैं रिप्लेस आई विद वी। दैट मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अगर आप सब मिलकर काम करोगे तो उससे क्या होगा? आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक विश्वास पैदा होगा। मैनेजर्स शुड एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, मैनेजर्स को एनकरेज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट को। ग्रुप एफर्ट्स इज मोर पावरफुल देन इंडिविजुअल एफर्ट्स, हम जानते हैं अकेला इंसान सभी काम नहीं कर सकता, अकेले इंसान के एफर्ट्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन अगर पूरा ग्रुप एफर्ट करेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। सो दैट इज वाई ग्रुप एफर्ट्स इज मोर पावरफुल देन इंडिविजुअल एफर्ट्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अचीव्ड इजिली थ्रू ग्रुप कंट्रीब्यूशन, अगर कंपनी के सभी इंप्लॉइज कंट्रीब्यूट करेंगे तभी कंपनी के गोल्स टाइमली और विद इन कॉस्ट अचीव हो पाएंगे। अगर आपने इस प्रिंसिपल की बात ना मानी तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, टीम गोल नॉट बी अचीव्ड, टीम के जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप अकेले ही काम कर रहे हो, सारा काम खुद देख रहे हो, तो उससे क्या होगा? उससे टीम के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा दबाव, ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर होगा? मैनेजर के ऊपर होगा, बॉस के ऊपर होगा। अकेला इंसान सारा काम नहीं कर सकता। अगर आपने इस प्रिंसिपल की बात ना मानी तो ज्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर आएगा? इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर आएगा। तो अपना 13th प्रिंसिपल हो गया एंड दैट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इक्विटी मींस इक्वल। आपकी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी इंप्लॉइज, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो सब आपकी नजर में इक्वल होने चाहिए। आपने उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। अगर आप सभी मेंबर्स को इक्वल मानोगे, सभी की रिस्पेक्ट करोगे, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा? एक ऐसी संस्था बनेगी, एक ऐसी कंपनी बनेगी जहां पर एम्प्लॉइज का मोराल हाई होगा और वो हमेशा मोटिवेट रहेंगे, वो अपना 100% कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन एक ऐसी कंपनी जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहां पर भेदभाव होता है, वहां के एम्प्लॉइज के अंदर हमेशा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, वो डीमोटिवेट रहेंगे और वो कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फील होगा कंपनी उन सब के अंदर भेदभाव करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है। यहां पर इक्विटी का मतलब ये नहीं है अभी आपने हर बंदे को सेम सैलरी देनी है। यहां पे इक्विटी का मतलब है आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। किसी भी बेस पे आपने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देना, डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट नहीं करना। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज। आपको अपने एम्प्लॉइज को एक अच्छा ट्रीटमेंट देना है, आपने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। एम्प्लॉइज विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन
दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। अगर आप अपने एम्प्लॉयज के साथ काइंडनेस और हमेशा जस्टिस करोगे तो उस केस में वो अपना मैक्सिमम एफर्ट आपकी कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। इफ ए मैनेजर इज बायस्ड, अगर कोई मैनेजर पक्षपात करता है इन डीलिंग विद एम्प्लॉयज, देन एम्प्लॉयज विल गेट डिससेटिस्फाइड एंड नॉट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम ऑफ देयर कैपेसिटी। अगर कोई मैनेजर बायस्ड है, पक्षपात करता है, तो उस केस में आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे और वो अपना 100% कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एक खास बात, इक्विटी डज नॉट मीन गिव इक्वल सैलरी टू ए प्यून एंड सुपरवाइजर। इक्विटी का मतलब ये नहीं है अभी आपने सबको सैलरी सेम देनी है। इक्विटी का मतलब ये नहीं होता अभी आपने प्यून को और सुपरवाइजर को सेम सैलरी देनी है। आपका ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए। आप किसी में भी भेदभाव नहीं करोगे, आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। किसी भी बेस पे, किसी भी पहलू पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, फिर चाहे वो इंडियन है, फिर चाहे वो फीमेल है, मेल है, क्या उसकी कास्ट है, क्या उसका रिलीजन है, आप किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। इफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो दिस प्रिंसिपल, द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज एंड मोटिवेशन लेवल बूस्ट अप। इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज का मोरल लेवल इंक्रीज होगा और उनका मोटिवेशन लेवल बूस्ट अप होगा। अगर आपने इस प्रिंसिपल की बात ना मानी तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, डिससेटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉयज। आपके एम्प्लॉयज आपसे डिससेटिस्फाइड रहेंगे क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, भेदभाव करते हो। इंक्रीज इन टर्नओवर, आपके एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जहां पर एम्प्लॉयज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ऐसी कंपनी में कोई भी काम नहीं करना चाहता, ऐसी कंपनी में एम्प्लॉयज का टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है। अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के रिलेशंस अनहेल्दी रहेंगे क्योंकि जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो इससे क्या होगा, एक अनहेल्दी रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। तो अपना लास्ट प्रिंसिपल एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी खत्म हो गया। हमने 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आई थिंक आपको 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको इन 14 प्रिंसिपल्स को जितना मैंने करवाया है वो करना चाहिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक एंड दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय FW टेलर। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, अच्छे नंबर आने वाले हैं।